वेलकम एवरीवन। आज के इस डाटाबेस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, एनॉमलीज क्या होती हैं और ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं आपस में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनॉमलीज को हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या है। ये नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने टेबल को रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपने कोई टेबल बना लिया है तो शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हो। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग डाटाबेस टेबल्स टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। तो आप इसको रिस्ट्रक्चर क्यों करने वाले हो? ताकि आप रिडंडेंसी और डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सको और आप अपने टेबल को एनॉमलीज से मतलब उसमें कोई एनॉमलीज नहीं रहनी चाहिए। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी एडगर एफ कॉर्ड ने, ई एफ कॉर्ड, जो कि जिसको हम बेसिकली रिलेशनल मॉडल का इन्वेंटर भी मानते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप इस तरीके से टेबल बनाएं कि जब भी आप उसमें डाटा को ऐड करें या डिलीट करें या मॉडिफाई करें तो वो किसी भी तरह की कोई अनॉमली जो है क्रिएट ना करे। अब आप सोचोगे कि अनॉमलीज का क्या मतलब है, तो आप देखोगे अभी जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आप देखोगे कि जनरली जब हम टेबल बनाते हैं तो अगर हम उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम रह सकती है। तो रिडंडेंसी, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ डाटा। रेपिटेशन जो है ये एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। जनरली आप देखोगे कुछ डाटा जो है यूजुअली आपके टेबल में रिपीट करता है। हमारा टारगेट है कि हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इसको एक मिनिमम लेवल पे, एक कम से कम लेवल पे या एक सेफ लेवल पे इसको हम रिड्यूस कर दें। तो जनरली आप देखोगे कि जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा घड़ियाँ होगी तो वो आपके एक्यूरेसी को बताती नहीं है। कई बार अगर आपके पास घड़ी है तो आपको टाइम का पता रहता है। दो घड़ियाँ होने का मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बल्कि दो घड़ियाँ होने से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सा डाटा जो है वो एक्चुअली में करेक्ट है। तो रिडंडेंसी का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो शुरुआत हम करते हैं एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल से। हम इसको बोलते हैं एक फ्लैट डाटाबेस। तो फ्लैट डाटाबेस क्या होता है? फ्लैट डाटाबेस का मतलब होता है कि ऐसा डाटाबेस जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपने अपने कॉलेज का डाटाबेस तैयार करना है जहाँ पे कोई स्टूडेंट हो जो किसी क्लास में पढ़ता हो और उसको कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और उस स्टूडेंट के फ़ोन नंबर्स क्या क्या हैं। टीचर के सॉरी के पास एक से ज़्यादा फ़ोन भी हो सकता है। तो जो अनइनफॉर्म्ड आपके पास यूज़र रहते हैं या बिगिनर लेवल के यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पूरा का पूरा डाटा जो है एक ही टेबल में डाल देते हैं। हम इसको फ्लैट डाटाबेस बोलते हैं। दैट मीन्स कि उसने कोई इसके बनाने में कोई दिमाग नहीं लगाया, जस्ट जितने उसको लगा कि जितने कॉलम होने चाहिए उतने सारे कॉलम उसने उसमें लगा दिए हैं। अब ऐसे डाटाबेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मैं आपको दिखाता जाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक एंट्री है, सीरियल नंबर 1 दिया गया है, नाम दिया गया है, क्लास दी गई है और उसके टीचर्स दिए गए हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है, दूसरा फ़ोन नंबर है नहीं, तो यहाँ पे एक नल है। नल मतलब कि एक एम्प्टी वैल्यू जो कि कोई चीज़ सिग्निफाई नहीं करती है। सेकंड आपके पास है एक स्टूडेंट है, सीरियल नंबर 2। तो आप देखोगे इसको भी दो टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके पास बेचारे के पास फ़ोन नहीं है तो इसके पास दो नल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो दो नल वैल्यूज़ हैं ये कुछ सिग्निफाई नहीं करती है। ये हमारे पास एक तीसरा स्टूडेंट है, आप देख रहे हो ये जो स्टूडेंट है इसके पास इसको सिर्फ अभी एक ही टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर अभी तक पढ़ा नहीं रहा है, एक नल वैल्यू है। इसके पास भी फ़ोन है, दूसरा फ़ोन है नहीं। तो आप देखोगे इस टेबल की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, ये जो नल वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये कोई भी चीज़ आपको सिग्निफाई नहीं करती है। डाटाबेस का सबसे पहला रूल आप याद रखोगे कि आपने कभी भी टेबल ऐसा नहीं बनाना है जहाँ पे नल वैल्यूज़ हो। नल वैल्यूज़ कुछ भी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जनरली आप देखोगे कि ऐसे
से कुछ अनोमलीज क्रिएट होती है। तो अनोमलीज होती क्या है? अनोमलीज आपके पास ऐसी अनडिजायरेबल सिचुएशंस हैं जो तब पैदा होती है जब आपका डाटाबेस जो है प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और जनरली इसमें आपके टेबल को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। और ये जो अनोमलीज हैं ये आपके डाटाबेस के बेसिक ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, यानी कि इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट से। तो मैं आपको दिखाता जाता हूँ कैसे कैसी आपके पास अनोमलीज हो सकती है और अब फिर हम उनका समाधान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपडेट अनोमली। तो अपडेट अनोमली, जैसे ये मेरा से एक टेबल है, आप देखोगे कि इसमें किसी स्टूडेंट का एड्रेस दिया गया है और उस स्टूडेंट के स्किल दिए गए हैं। तो आप देखोगे कि आईडी दी गई है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट आईडी नंबर 100, इसका एड्रेस एक एड्रेस था और ये इसके स्किल थे। एक और एंट्री यहाँ पे कर दी गई है, आप देख सकते हो कि उसी आपके पास स्टूडेंट की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वहाँ पे दो दो एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट नंबर 100 जो है, जो शायद एक ही जगह पे रहता है, जैसे भुंतर लिखा है मैंने, तो अब उसके जो स्किल है वो दोनों डिफरेंट है। एक में उसका स्किल लिखा है प्रोग्रामर, दूसरे में लिखा है वेब डेवलपर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई डाटाबेस का डाटा देखेगा तो वो ये 100% गारंटी से नहीं बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड जो है वो करेक्ट है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आपकी अपडेट थी वो थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसको हम अपडेट अनोमली कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों बेसिकली आपके स्टूडेंट के, अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि मैं एक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहूँ और मैं इसका एड्रेस अपडेट कर देता हूँ लाइक दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले वाले केस में तो चलो हम ये मान सकते थे कि भाई उसके दोनों स्किल है, वेब डेवलपर भी प्रोग्रामर भी है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका एड्रेस जो है दोनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है, और हम नहीं जानते कि कौन सा एड्रेस जो है वो एक्चुअली में करेक्ट है। तो ये तब हुआ क्योंकि आपने रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश की, उसकी वजह से ये हुआ। दूसरा आपके पास है इंसर्शन एनोमली। होता है जब आप डाटा को इंसर्ट करते हो। तो उसका समझाने के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास एक टीचर है, जैसे मैं हूँ, ये उसकी फैकल्टी आईडी है और ये उसको कोर्स जो है असाइन किया गया है। तो ये दूसरे टीचर हैं, इनको दूसरा कोर्स असाइन किया गया है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा टीचर है जो अभी भी नया नया आया है और शायद उसको कोई कोर्स असाइन नहीं किया गया है। तो अगर मैं एक तीसरा टीचर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो कैसे ऐड करूँ? आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐड करता हूँ और उसके कोर्स में कुछ भी असाइन नहीं करता हूँ तो देर विल बी अ नल। तो नल जो जैसे मैंने आपको बताया वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। बट अगर मैंने उसको ऐड नहीं किया तो हमारे डाटाबेस में वो टीचर एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब मैं डाटा को इंसर्ट कर रहा हूँ तो एक अनोमली क्रिएट हो रही है। तो इससे पता लगता है कि ये जो डाटा टेबल का स्ट्रक्चर था ये ठीक नहीं था। तो इसको हम बोलते हैं इंसर्ट अनोमली। फिर आपके पास है डिलीट अनोमली। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास टीचर्स हैं, उनको कोर्स असाइन कर दिए गए हैं इस तरीके से। अब नया सेशन शुरू होने वाला है और अभी आप डिसाइड करने वाले हो कि 305 जो है किसको असाइन किया जाए। लेखराज नहीं चाहता है 305 को पढ़ाना, तो हम डाटाबेस में कैसे रिप्रेजेंट करें कि लेखराज जो है अब 3 नहीं पढ़ा रहा है। तो आपको बेसिकली डिलीट करना पड़ेगा डाटा। पर वही बात है कि अगर आप इसको डिलीट करोगे तो लेखराज का रिकॉर्ड भी साथ में आपका गायब हो रहा है। तो आप डिलीट कर रहे हो और उसकी वजह से एक अनोमली क्रिएट हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है नहीं। तो ऐसी अनोमलीज को हम अवॉइड कैसे करें? उसका सबसे सीधा तरीका है कि आपको टेबल को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और अगर आप रीस्ट्रक्चर प्रॉपरली करते हो तो बेसिकली आपका जो टेबल है वो इन अनोमली से फ्री हो जाएगा। तो रीस्ट्रक्चर करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन के रूल फॉलो करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली मतलब क्या है कि रीस्ट्रक्चरिंग है टेबल की। और जो ये रूल्स हैं, हर रूल को हम एक फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नंबर 1, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फिर उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। तो अगर आप इनके रूल फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली टेबल है ये बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से।
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के जो रूल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो रूल्स हैं उनके बारे में ज़रूर मेंशन करना है अगर आपसे पूछा जाता है। तो रूल नंबर 1 यानी कि सबसे पहला आपके पास है नो रिपीटिंग ग्रुप्स और ओनली एटॉमिक कॉलम्स। ठीक है, ये है आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की रूल। एक रूल आपको जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो है आपके पास नो नल वैल्यूज़। ये एक यूनिवर्सल रूल मान लीजिए कि आपने नल वैल्यूज़ तो कभी भी इंसर्ट करनी नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि आपने कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं करना है और सिर्फ एटॉमिक कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं। अब इन दोनों रूल का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आपके पास एक टेबल है। अब ये टेबल जो है इसमें आप देख सकते हो कि यूज़र की एक आईडी है, प्राइमरी की है, ये उसका नाम है और इसका फ़ोन है। अब हम चाहते हैं कि यूज़र के 2 फ़ोन अगर हैं वो भी हम स्टोर कर सकें। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें फ़ोन नंबर 2 डाल देते हैं। लेकिन जैसा कि मेरा रूल बोलता है कि इस वाले टेबल में आपके ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। एक जैसी चीज़ें जब रिपीट होती हैं हम ऐसा नहीं चाहते। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप कोई कॉलम बना रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप वही कॉलम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपने ऐसा कभी नहीं करना है। तो नो रिपीटिंग ग्रुप यानी कि आपने कोई भी ग्रुप जो है वो रिपीट नहीं करना है। फ़ॉन का एक ही कॉलम होना चाहिए। अगर आप एक से आप फ़ॉन रखना चाहते हैं डाटाबेस में तो उसके लिए आपको टेबल को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। रीज़न भी कि आपके पास नल वैल्यूज़ जो हैं टेबल में आ सकती है। एक दूसरा तरीका भी है कि आप एक ही कॉलम को रहने दें और उसी कॉलम में एक से ज़्यादा फ़ॉन को स्टोर कर सकें। लेकिन जैसे आपको बताया गया है कि आपने एक सेल में एक ही वैल्यू स्टोर करनी है। ऐसे वैल्यूज़ को हम एटॉमिक वैल्यूज़ बोलते हैं। अगर आप एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हो तो वो बन जाती है नॉन एटॉमिक वैल्यूज़, तो कि हम नहीं चाहते। तो रूल बोलता है नो रिपीटिंग ग्रुप्स एंड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। ऐसे 2 वैल्यूज आपने स्टोर नहीं करनी क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि किस वाले टेबल में एक वैल्यूज हैं और किस में 2 वैल्यूज हैं। तो ये भी आपने नहीं करना है। तो करना कैसे है? वेल, नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम एक और टेबल बना देते हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं अब देखो। ये यूज़र है, ये यूज़र का नाम है। तो आप यूज़र की आईडी है, हम एक और टेबल बना देते हैं। तो इसमें हम कस्टमर की आईडी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और उसका फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कस्टमर आईडी नंबर 1002 का एक फ़ोन नंबर है, बल्कि उसके 2 फ़ोन नंबर हैं, आप देख सकते हैं। और कस्टमर आईडी नंबर 1003 के भी 2 फ़ोन नंबर्स हैं, अलग अलग हैं। और कस्टमर नंबर 420 के कोई फ़ोन नहीं है। तो देख सकते हैं आप ये जो स्ट्रक्चर है टेबल का, ये हमारे तीनों के तीनों चीज़ों को फॉलो करता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। दूसरा, इसमें कोई भी आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे तो आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है, ये दोनों अलग अलग टेबल हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप हमारा रिपीट नहीं कर रहा है और हर सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू है यानी कि एटॉमिक वैल्यूज हैं। तो जब ये तीनों कंडीशन आपके पास होगी, नो नल वैल्यूज, नो रिपीटिंग ग्रुप्स एंड ओनली एटॉमिक वैल्यूज, तो हम कहते हैं आपके टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो बनती है। तो कंक्लूजन यही है आपके पास कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या करता है। रीस्ट्रक्चरिंग आपके डाटाबेस में से अनोमलीज को रिमूव कर देता है। अगर आप प्रॉपरली एंटिटी रिलेशनशिप बना देते हो तो ऑटोमेटिकली आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हो। ठीक है, एक और चीज़, कोई हार्ड एंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कौन से कॉलम खिसकाने हैं। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आता है कि कौन सी चीज़ों से कॉलम हमने खिसकाने हैं। ठीक है, पर आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है कि आपने कभी भी एक फ्लैट टेबल डिज़ाइन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका डाटाबेस ज़्यादा ही सिंपल है तब आप यूज़ कर लें, अदरवाइज मोस्ट केसेस में आपको फ्लैट टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे आप अपने टेबल को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँ। थैंक यू।